सुप्रभात सभी भाइयों बहनों को। आप सभी अच्छे होंगे इस आशा और उम्मीद के साथ पुनः जुड़ने का प्रयास जीएस प्लस करंट अफेयर की क्लास आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ लेकर के। मैं निशांत। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं इसमें जीएस है प्लस करंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के माने जा रहे हैं और कुछ मेरा जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैंने उस पेपर को तैयार किया हुआ। आप देखें, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है पहला प्रश्न? है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रहीम खान, ऑप्शन डी है बैरम खान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो अकबर का दरबार था इसमें नवरत्न रहते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे। बीरबल जो था ये इनका मंत्री हुआ करता था, तुलसीदास इनके उसमें थे नहीं। बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, बचते हैं रहीम खान। भैया रहीम खान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, रहीम खान का जो एक और नाम था या कहते हैं वास्तविक नाम जो था वो था आपका अब्दुल रहीम खान खान। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ये नवरत्नों में से भी इनका एक स्थान रहता था और गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण जो है रहीम खान को अब्दुल रहीम चूंकि इनका नाम था और इनको खान खाना की उपाधि जो है ये अकबर ने दे दी थी। ठीक है, रहीम की 11 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें काव्य के रूप में श्रृंगार, नीति और भाव मतलब व्यक्ति के भाव मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी है रिहंद, ऑप्शन सी है हीराकुंड, ऑप्शन डी है नागार्जुन। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं किस नदी पर कौन सा बांध है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद बांध भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है। बात क्लियर है। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। इतना बात क्लियर हो गई। भारत का जो सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपसे पूछा गया। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। और ये माफ़ करिएगा, सबसे जो लंबा बांध है ये आपका कौन सा है? ये आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध है। और ये हीराकुंड बांध जो है 1948 में तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 1948 में ये तैयार हुआ था। और ये कहाँ पे है? तो भैया ये स्थित है आपके उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है और अवस्थित कहाँ। तो आपको पता है कि हीराकुंड बांध हमने बता दिया है महानदी पर स्थित है। समझ रहे हैं? अब ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, 1948 में इसका निर्माण किया गया था। और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई करीब 4.8 किलोमीटर है। जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई करीब 4.8 किलोमीटर है। और इस बांध के कारण जो है ये 743 वर्ग किलोमीटर की लंबी एक कृत्रिम झील भी बन गई है। ठीक है, इसे हीराकुंड झील भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न आपका है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है शनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सौर परिवार जो है उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, अगर हम जैसे बात कर लेते हैं बृहस्पति के विषय में तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपनी धुरी पर 9.8 घंटे में सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा 11.6 वर्ष लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि किसके पास किसका कितना उपग्रह है, अभी तक बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह थे।
सर्वाधिक उपग्रह थे, सर्वाधिक उपग्रह। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न करंट अफेयर टाइप पूछ लेगा तो अभी वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह जो है ये 146 के आसपास हो गए हैं। ये है किसके पास? शनि के पास हो गए। मामला क्लियर है? तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है तो शनि को जाएंगे, लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ये बृहस्पति है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसमें कभी कोई पूछता है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन है तो आप उपग्रह का नाम लिख लीजिए। बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम है आपका ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड नाम है। ठीक है, ज्ञानीमीड जो है ये बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, बात कर लेते हैं शुक्र की, तो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर ये पूछें कि शुक्र के अलावा और किसके पास उपग्रह नहीं, शुक्र के अलावा जो है ये बुध के पास भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या भैया? चौथा प्रश्न आपका है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छिद्र बनाने, माफ करिएगा छिद्र छूट गया है, छिद्र बनाने की जिम्मेदार है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CH4। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लीजिए क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या भैया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या भैया? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये है। CH4 की बात करें तो ये है मीथेन। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ अगर यहाँ पे प्लस जोड़ दें तो N2O, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथिलीन हेलॉन भी है और 1301 भी है। तो इसमें ये लोग जो है मिलकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी किसको जो ओजोन परत है उसका क्षरण करती हैं। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो जो आपका ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, क्या ताजमहल का पीलापन, ये इस किसकी देन है? ये SO2 की देन है। ठीक है मेरे दोस्त, SO2 ताजमहल का पीलापन। और ये कहाँ फैक्ट्री इसकी स्थित? तो मथुरा में जो है इसकी फैक्ट्री स्थित है। इतनी बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप सही हो रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश है क्या भैया? फ्लाई ऐश ऑप्शन ए है आपका CO2, ऑप्शन बी है NO, ऑप्शन सी है कार्बनिक कणीय पदार्थ, ऑप्शन डी है ऐश के लघु कण। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी हम बात करें कि फ्लाई ऐश क्या है। फ्लाई ऐश अगर ऐसे आप हिंदी में समझना चाहें तो इसका मतलब है उड़न राख। क्या है? उड़न राख। ठीक है, उड़न राख बहुत सी चीज़ें, जैसे कोयला, उड़न राख किससे बनती है? सबसे बेसिकली आप ऐसे समझिए, ये कोयला के जलाने से बनती है। जैसे आप कोयला जलाए तो ऊपर कुछ उड़ता है, जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आपको देखते हैं कि उड़ रहे हैं हवा में, है ना, तो वो बेसिकली जो है वो उड़न राख होते हैं। ठीक है, ये हल्के उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उड़ जाते हैं। जो राख ऊपर नहीं उड़ती वह पेंदी की राख, वह पेंदी की राख कहलाती है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश जो उड़न राख है, ये चिमनियों से ग्रहण कर लिया जाता है। सभी फ्लाई ऐश में SiO2, क्या अगर फ्लाई ऐश की बात करें इसमें कौन सा कण उपस्थित? दो चीज़ें उपस्थित होती हैं मुख्यतया। एक होता है आपका SiO2 और दूसरा होता है CaO। बात क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो भैया इसमें CO2 तो होता नहीं है, NO भी नहीं होता, कार्बनिक कड़ी है। अगर पदार्थ की बात करते हैं तो ये भी नहीं होता है। होता क्या है? ऐश के लघु कण होते हैं, मतलब जो उड़न राख है उसके कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया छठा प्रश्न? छठा प्रश्न है आपका,
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत दफा पूछी गई है। अनाईमुडी है, डोडा बेट्टा है, महाबलेश्वर है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वो है आपकी अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी है। ये कहाँ स्थित है? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2696 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। यह अन्नामलाई की, अगर पूछ ले किस पहाड़ी पर स्थित है तो यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है। अनाईमुडी जो है ये 3 पहाड़ियों का केंद्रीय बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशा की ओर जाती हैं। ठीक है। अब इसमें उत्तर पूर्वी की पहाड़ी, पालने की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, जैसे ये आप जब आप आएंगे तो ये जो पार्ट है ये वाला, यही तो है आपका अनाईमुडी। इसमें सबसे ये अनाईमुडी स्थित है। अब यहाँ पे क्या है, यहीं से आपकी इलायची की पहाड़ी शुरू होती है। ये आपकी इलायची की पहाड़ी होती है। यहीं पे आपकी जो है इलायची की पहाड़ी के साथ साथ उत्तर की ओर जो है अनाईमली की पहाड़ी, ये भी अनाईमुडी, ये भी स्थित है। और यहीं पे जो है उत्तर पूर्व की ओर से पालने की पहाड़ियाँ स्थित। पालने की पहाड़ियाँ, ये उत्तर पूर्व बोले तो ये तो आपका पूरब है और ये आपका उत्तर है। यहाँ पे आपकी पालने की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, हाँ डोडा बेट्टा है। अगर हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं, हाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस टाइप इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, हाँ महाबलेश्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें की बात करते हैं भैया। कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये एक दफ़ा नहीं, कम से कम 10 दफ़ा ये प्रश्न आ चुका है। अभी ये प्रैक्टिस सेट कराने में, अभी हम 52वां 53वां से चल रहा है कुछ, तो इसमें इस प्रैक्टिस सेशन में ही आपके करीब जो है 10 प्रैक्टिस सेटों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है NO2, ऑप्शन डी है O2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें या उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में जो मदद करती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है उसका तापमान 20 डिग्री है, तो ये बढ़ा करके अगर ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ये बढ़ा क्या कर देते हैं, ये उसको 40 कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें जो मुख्यतः इसमें जो पाई जाती है वो होती है आपकी, जैसे जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं की बात नहीं करें, ग्रीन हाउस गैसें हैं की बात करें तो भैया CO2 पहले नंबर पे आता है। उसके बाद आपका CH4 भी आता है। ठीक है। उसके बाद आपका NO2 भी आता है और उसके बाद आपका O3 भी आता है। मामला क्लियर? देख लीजिए इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जाहिर सी बात है NO2 भी है, ठीक है, CH4 भी है और CO2 भी है। इसमें जो नहीं आती है वो होती है O2। O2 बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। बाकी सारी चीज गैसें जो है वो ओजोन की जो है ओजोन कुछ के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, जो तापमान बढ़ रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन, क्विट इंडिया, खिलाफत, या इनमें से कोई नहीं? इसकी बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका 1919 में शुरू हो गया था, ये करीब 1924 तक चला था। और इसी खिलाफत आंदोलन की देन है, इसी खिलाफत आंदोलन की, जैसे ये खिलाफत आंदोलन जो है ये मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र के लिए उसमें जब बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ तो इसमें कहा गया कि साहब हम आपके लिए जो है जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से चीज़ें कर देंगे, तो उसमें नहीं हुआ। तो इसका जैसे जो खलीफा थे उस वक्त उनका विरोध, शायद उसको भंग कर दिए अंग्रेज जो है, तो उसके खिलाफ में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्विट इंडिया की बात करें, क्विट का तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन से। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ भैया? ये 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। आज क्लियर है? 7 अगस्त को पहली मीटिंग हुई थी, 8 अगस्त को निर्णय लिया गया और 9 अगस्त से शुरू हो गया मामला। बात क्लियर? तो इसमें क्विट इंडिया भी नहीं, लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्होंने जो है लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। और अब्दुल गफ्फार खान को कई अन्य नामों से जाना जाता है इनके कार्य और निष्ठा के कारण। इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सरहदी गांधी। सरहदी गांधी कौन है भैया? तो वो है आपके अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उसके बाद बात करें सीमांत गांधी, इनको भी कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या बात करें? सरहदी गांधी, सिद्धांत गांधी, वाचा खान भी इनको कहा जाता है। कौन सा खान? वाचा खान। ठीक है, वाचा खान भी कहा जाता है, बात क्लियर। और इनको जो है बादशाह खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह खान, बादशाह खान। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें अगर बात करें, इसमें राइट आंसर क्या? तो भैया इसमें राइट आंसर लाल कुर्ती आंदोलन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? झांसी, सतारा, करौली या संभलपुर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इसमें डलहौजी की बात कर लें अगर, तो डलहौजी पहले तो ये जान लीजिए कब से कब तक शासन था इसका। तो इसका शासन जो है ये 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, इसी के बाद जो है कैनिंग आता है, और कैनिंग जो है कैनिंग के समय में 1800 क्रांति होती है, वो पहला वायसराय भी बनाया जाता, सॉरी अंतिम वायसराय भी बनाया जाता है। ठीक है, पहला वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये डलहौजी मतलब 1848 तक किया था, इसके जस्ट बाद कैनिंग आता है। तो डलहौजी ने क्या क्या किया था? डलहौजी की एक बड़ी फेमस नीति प्रसिद्ध थी जिसको बोलते हैं विलय नीति। विलय नीति, विलय नीति, या इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या इसी को बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की, जिसके तहत सबसे पहले जो है 1848 में सतारा को, किसको? सतारा को इसने मिलाया। ठीक है, सजय सब, उसके बाद जो है 1848 में ही आपका जो है जैतपुर को मिलाया। किसको? जैतपुर को मिलाया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 1849, इसमें आपको संभल को मिलाया। किसको मिलाया? संभल को मिलाया 1849 में। और 1850 में जो है 1850 में जो है बघाट को मिलाया। किसको? बघाट को मिलाया। ठीक है, उसके बाद उज्जैना, उसके बाद आपका आता है उदयपुर, और उसके बाद आता है उज्जैना से मतलब ऊ से उदयपुर आता है। ठीक है, बघाट के बाद उदयपुर के बाद जो आखिरी नंबर आता है उज्जैना, तो ये आपका झांसी हो जाता है, झ से झांसी। और उसके बाद जो आता है वो होता है नागपुर। क्या होता है? नागपुर होता है। बात क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो प्रथम नीतिगत शिकार हुआ था वो था आपका सतारा। ठीक है, उसके बाद जो है जैतपुर हुआ था, उसके बाद जो है संभल हुआ था, फिर बघाट हुआ था। तो ये चीज़ें जो है बाद में हो सकता है इसे प्रश्न आ जाए आपके उस एग्जाम में सीधे पीईटी में। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, या अग्नि के? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी बात करें कि भाई इसमें वैदिक देवता इंद्र जो हैं, पहली बात तो इंद्र जो है ये युद्ध के नेता हैं। आप देखते होंगे जैसे असुरों से युद्ध हुआ तो इंद्र जो है ये युद्ध के नेता हैं। क्या है? युद्ध के नेता। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप। ठीक है, दुर्गो ये जो है इनको पुरंदर भी कहा जाता है, ये चक्रवात के देवता माने जाते हैं। पूछा क्या है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? तो भैया वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ये अपना पूरा प्रकोप दिखाते हैं जो लोग तपस्या करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे राक्षस जब तपस्या कर रहे हैं तो वो वर्षा और चक्रवात करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय था कि हमारी सत्ता न कहीं चली जाए। सत्ताधीश भी थे उस वक्त, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है आपका 622 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं विक्रम संवत की, या ऐसे करके बात करने की करके, तो 622 ईसा पूर्व जो है ये हिजरी संवत इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत बोलते हैं। और ये जो है किसने शुरू कराया था? तो मोहम्मद साहब ने। ठीक है, अगर हम बात कर लें 78 ईसा पूर्व, किसकी बात कर लें भैया?
अगर हम 78 ईसा पूर्व की बात कर लें तो 78 ईसा पूर्व में जो है ये 78 या कह लें 78 शक सम्मत में जो है कौन शासक था, तो भैया आपका थे कनिष्ठ। क्या थे? कनिष्ठ जो है ये सहायक हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 5700 ईसा पूर्व। तो ये 5700 ईसा पूर्व जो है ये आपका विक्रमादित्य, विक्रम संवत इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक आपके ऑप्शन ए दिया गया है कालिदास, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है आपका बाणभट्ट। ठीक, ये इतने थे। जैसे हर्ष का दरबारी कवि जो था, हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें जैसे इसने बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, वो हर्षित किसके ऊपर है? हर्षित के ऊपर है, या ये कहते हैं हर्ष के ऊपर है ना। कहीं कहीं हम पढ़े हर्षित लिखा था हर्ष को, तो वो तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। हर्ष है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षित की रचना की हर्ष के जीवन के ऊपर। अगर यहाँ बात कर लें कालिदास की तो रघुवंशम, आनंद मित्रम, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारी किताबें इनकी है। लेकिन अगर यहाँ बात कर लें कादम्बरी के लेखक कौन है भैया? तो जो कादम्बरी के लेखक है मेरे दोस्त, वो जो हर्षचरित, जैसे अब बात करें कादम्बरी है क्या, तो कादम्बरी बेसिकली जो है ये संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है? जाहिर सी बात, हमने कहा कि हर्षचरित कादम्बरी के रचनाकार भी आपके हैं। ठीक है, कालिदास सचरुदना तुम रोया अज रोया था। तो इसमें कालिदास की बात कर लेते हैं। तो जो कालिदास हैं इन्होंने जो है बहुत सारे अर्थशास्त्र, सबसे बड़ी किताब तो इनकी अर्थशास्त्र लिखी गई है, अर्थशास्त्र लिखी गई है। अब ये अर्थशास्त्र जो है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी पूर्ण व्याख्या, ठीक है, ये पूर्ण व्याख्या जो है राजनीति से संबंधित थी। किससे? राजनीति से। मतलब इसमें जो है अर्थव्यवस्था टाइप का कुछ नहीं था कि जो है अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है? नील बटे सन्नाटा क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फीचर फिल्म है, उपन्यास है, या फिर कहानी है? बताओ भैया क्या है? जो नील बटे सन्नाटा है वो क्या है? नील बटे सन्नाटा जो है ये एक सामाजिक फीचर फिल्म है। क्या है? सामाजिक फीचर फिल्म है। ठीक है, अब इसमें जो है नील बटे सन्नाटा में हर घर की कहानी है जो घर सबके घरों में देखने को मिलती है। गरीब महिला, उसकी बेटी है, फिर उसके बाद जो है जिसमें दिखाया गया है कि जैसे घरों में काम करने महिला अपने बेटे के भविष्य के सपने देखती हुई पढ़ाना चाहती। इसी प्रकार फिल्म में स्वरा भास्कर, रत्ना पाठक, पंकज त्रिपाठी, रिया शुक्ला आदि कलाकार हैं तथा इस के निर्देशक जो हैं वो अश्वनी अय्यर त्रिपाठी माने जाते हैं। ठीक है, तो भैया ये क्या है आपका? नील बटे सन्नाटा क्या है मेरे दोस्त? तो नील बटे सन्नाटा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फीचर फिल्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 14 नंबर। क्या भैया? श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 7 मई को, 12 अगस्त को, या 5 सितंबर को? देखिए अगर हम बात करें इसकी 5 सितंबर को, तो यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 12 अगस्त की, तो विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। अगर हम यहाँ बात कर लें 7 अगस्त को, तो विश्व हथकरघा दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मई को क्या बचता है? 1 मई को बचता है आपका श्रमिक दिवस। यही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। क्या भैया? पंचशील का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर आपके स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो महात्मा गांधी ने बहुत, जैसे अगर बात करें नारे की, तो उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो से लेकर के बहुत सारे नारे दिए ये। ठीक है, जो फेमस भी हैं। फिर इन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया था, असहयोग आंदोलन भी ये चलाए थे। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उन्होंने जो बारदोली की महिलाएं थी उनकी तरफ से जो
उस टाइम जो है गंगाधर तिलक जो थे उनको जो है उपाधि दी थी। तो पंचशील का जो नारा है मेरे दोस्त वो किससे संबंधित, ये पूछा। पंचशील का जो नारा दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए है आपका मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका मुद्रा अपस्फीति, ऑप्शन सी है मंदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भैया अगर घाटे की वित्त व्यवस्था की बात हो रही है, अब घाटे की वित्त व्यवस्था से तात्पर्य है हीनार्थ प्रबंधन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन अर्थात वस्तुओं की कीमत में आनुपातिक वृद्धि होती है। अगर घाटे की अर्थव्यवस्था है तो जो मुद्रा होगी वो इन्फ्लेट करेगी, मतलब टू टेक वन स्किप वन स्टेप जो है वो अपना आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मुद्रास्फीति जो है अर्थात वस्तुओं की कीमत में आनुपातिक वृद्धि के रूप में की जाती है। क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था की तो दशा में, ठीक है, इसमें आपका जो अपस्फीति कब होती है, जब जो है सामान की उपलब्धता ज़्यादा हो जाए और मार्केट में पैसा कम रहे तो आदमी ब्याज दर में घटा देता है तो उपस्थिति दर्ज हो जाती हो, ठीक है। बात करते हैं रिसेशन की, मंदी की। तो इसमें मंदी के साथ जैसे अगर मुद्रास्फीति भी है तो और सारी जो है कई चीज़ें हो जाती हैं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बताओ भैया, एक बहुत ही फेमस प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है योजना आयोग जो कि खत्म हो चुका है, वित्त मंत्रालय जो कि अभी भी है, ठीक। और अगर बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की तो अभी भी है। इसमें आप जो है हमको ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो सही है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बेहद सही है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या भैया, 18 नंबर में है कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए प्रयोग किए गए मिशन का क्या नाम है। तो इसका नाम है ऑप्शन ए, ठीक है, मिशन महिर, ये हो गया। अगर फिर बात करें दूसरा ऑप्शन तो पीएम प्रणाम योजना, हाल ही में ये लॉन्च हुई है, सागर समृद्धि योजना, क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, एक एक करके बात कर लेते हैं। मिशन मिहिर की, तो मिहिर जैसे आपसे पूछ ले भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड मिशन ऑन एडवांस मिशन, ठीक है, मिशन ऑन, अगर बात कर लें माहिर की, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च शुरू कर दी, ठीक है। अगर आरबीआई के प्रणाम योजना की बात करें तो या ये कहते हैं कि पीएम प्रणाम योजना की बात करें तो पीएम प्रणाम योजना जो है धरती के पुनरुत्थान, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए आवश्यक है, ठीक है। बेसिकली प्रणाम का उद्देश्य ये हो गया। अगर बात करें सागर समृद्धि योजना की तो भैया सागर समृद्धि योजना जो है ये आपका जैसे अगर कोई कहे कि सागर समृद्धि योजना क्या है तो भैया सागर समृद्धि योजना जो है ये इसका उद्देश्य जो है ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अपशिष्ट से धन, सागर समृद्धि है। आप देखते होंगे पन्नी जाके आप फेंक दे रहे हैं, तेलंगाना में आप ऐसा नहीं कर सकते। तेलंगाना में पन्नी फेंकेंगे तो आपके ऊपर फेंक दी जाएगी। तो भैया इसमें सागर समृद्धि योजना में पन्नी फेंकना होगा तो आप बाहर चले जाइएगा, ठीक है। अब इसमें आपका जो सागर समृद्धि है इसमें आप जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको उर्वरकों को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना की, ठीक है, क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना की बात कर लें तो ये बेसिकली सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं वो हैं आपके अमित शाह, उन्होंने किया, ठीक।
तो वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो लॉन्च की गई योजना है वो है आपकी प्रणाम योजना। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 19 नंबर। क्या भैया 19 नंबर, भारत का पहला हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन क्या नाम है? ऑप्शन ए सारा, ऑप्शन बी टाइफी, ऑप्शन सी आपका है स्काई हॉक, ऑप्शन बी आपका है बोनवो। ठीक है, अब इसमें पूछा पहला स्वदेशी जो रॉकेट, पहला स्वदेशी जो लिफ्ट लॉजिस्टिक है ये कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सारा। क्या भैया सारा क्या है? तो सारा जो है ये विश्व का पहला रोबोटिक चेक है। ठीक है, विश्व का पहला रोबोटिक चेक है। ठीक है, बात क्लियर है? उसके बाद बात करें टाइफी की, तो जो टाइफी है या टैफी इसको बोलते हैं, TAFE, भारत का जो पहला है टाइफी, ये भारत का पहला 100% डाईमेथिल ईथर से चलने वाला यंत्र है। बात क्लियर है? बात कर लेते हैं किसकी? स्काई वॉक की। किसकी बात कर लेते हैं भैया? स्काई वॉक की। तो स्काई वॉक जो है ये स्काई वॉक की बात कर लें अगर, तो स्काई वॉक जो है ये भारत का पहला सक्षम ड्रोन। ठीक, भारत का पहला सक्षम ड्रोन जो है ये आपका जो है आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बोनियो एरो की। तो ये महोदय जो बोनियो एरो है ये बेसिकली बात करें तो ये भारत का पहला हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोनियो एरो। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या भैया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बी अतुल कुमार राय, ऑप्शन सी है तुम्हें मिली तो जो है ये नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो मतलब ये है कि जैसे आपको किसको मिला है, क्या ये डिपेंड करता है कि भाई लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला। हो सकता है आपसे पूछ भी ले, क्यों? क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें चर्चा में होती हैं उनके पूछे जाने की जो संभावना है वो अधिकतम होती है। बात क्लियर है? तो अगर बात कर लें गीता प्रेस गोरखपुर की, तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार जो है, गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। अतुल कुमार राय कंडीशन ये है कि इनको हिंदी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी ठीक है। अब इसमें बात कर लें अगर नंदिनी गुप्ता की, तो भैया नंदिनी गुप्ता जो है ये फेमिना मिस इंडिया है। क्या है? फेमिना मिस इंडिया है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया है। और आपके नरेंद्र मोदी क्या है? ये आपके नरेंद्र मोदी जो है इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ क्लास आज यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।